गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिकली है आवाज। देखिए आवाज क्या होता है, आपने ये वर्ड बहुत बार सुन रखा होगा कि आवाज, ये आवाज, ये आवाज होता क्या है, एमिनेट होता क्या है। रियल में देखिए एक सही अर्थ में बताऊं तो आवाज वो स्थान होता है जहां जीव क्या करता है, स्थायी रूप से निवास करता है। क्योंकि देखिए प्रत्येक जीव को रहने के लिए, प्रजनन करने के लिए या अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए एक निश्चित आवाज की जरूरत होती है। और अगर मैं संपूर्ण पृथ्वी की बात करूं तो संपूर्ण पृथ्वी पर दो प्रकार के ही आवाज पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला जो आवाज होता है वो होता है स्थलीय आवाज। ये अपन पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में, स्थलीय आवाज। और जो दूसरा है वो है जलीय आवाज। अब देखिए स्थलीय आवाज है, उसमें क्या है, पृथ्वी पर जितने भी स्थलीय भूभाग है उस पर विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। अब कुछ स्थान ऐसे हैं जहां विशेष प्रकार के ही जीव पाए जाते हैं, जबकि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां असंख्य जीव पाए जाते हैं। देखिए हमेशा किसी भी क्षेत्र में एक साथ कई प्रजातियां रहती है और हम सब इससे पहले अंतरजातीय और अंतरजातीय संबंध को पढ़ चुके हैं। और हमने ये बताया कि जब भी कोई जीव जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपनी ही जाति के सदस्यों से क्या करेगा, संबंध स्थापित करेगा। अब जब वो संबंध स्थापित कर रहा है उसके कुछ समय पश्चात वो अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले अपनी जाति को छोड़कर दूसरे सदस्यों के साथ क्या करेगा, संबंध स्थापित करेगा, जिसको हमने अंतरजातीय संबंध कहा। अब स्थलीय आवास में क्या होता है कि अंतरजातीय संबंध दोनों पाए जाते हैं। अब देखिए जलीय आवास में दो प्रकार का होता है, क्योंकि हमने देखा होगा जल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है लवणीय जल, मैरीन वाटर, समुद्री जल, दूसरा होता है अलवणीय जल। तो जलीय आवास को भी दो भागों में आगे हम विभाजित करते हैं। पहला होता है अलवणीय क्षेत्र, सेकंड होता है लवणीय क्षेत्र। अलवणीय क्षेत्र वो होता है जहां जिसके जल में लवण की मात्रा क्या होती है, कम होती है। लवणीय क्षेत्र में जो लवण है उनकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। अलवणीय क्षेत्र की अगर बात करूं तो नदी, तालाब, झरने, मंद प्रवाहित स्रोत, ये इसके उदाहरण हैं। जबकि अगर मैं लवणीय क्षेत्र की बात करूं तो आपको पता है लवणीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो है समुद्री क्षेत्र। अब ये तो थे क्षेत्रों की बात। अब आपको अपन को पता है कि यहाँ स्थलीय भूभाग, अलवणीय, लवणीय, इन सभी पर विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। तो जो हमारा टॉपिक है आवास, इसमें हमें आवास में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले अपन टॉपिक की चर्चा करें तो आवास होता क्या है, ऐसा जहां पर क्या होता है जीव अपना जीवन यापन करते हैं, रहते हैं। अब देखिए प्रत्येक जीव को अगर किसी स्थान पर रहना है तो वहां के जो वातावरणीय कारक कह लीजिए, परिस्थितियां कह लीजिए, उसको सहने की उसमें क्षमता होगी। अर्थात आपने देखा होगा कुछ स्थानों पर तो क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, कुछ स्थानों पर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, कुछ स्थानों पर माइनस डिग्री टेम्परेचर बर्फीले क्षेत्र होते हैं। तो अर्थात पृथ्वी के भूभाग में कुछ बर्फीले स्थान अर्थात कुछ प्रदेशों को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर जगह जीव पाया जाता है। तो हमें इस टॉपिक में क्या करना है, स्थलीय आवास क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती है और कैसे इसमें जीवन यापन होता है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपना टॉपिक क्या, आवास, दो प्रकार के जलीय और स्थलीय आवास, जलीय में अलवणीय क्षेत्र और लवणीय क्षेत्र। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा अलवणीय क्षेत्र। आपने अलवणीय क्षेत्र के बारे में कैसे भी सुना होगा, तो आपने देखा होगा अलवणीय जल के जो क्षेत्र थे, जो स्रोत है वो सबसे ज्यादा उसमें अगर किसी की बात तो होती है, एक तो होती है नदियां। आपने देखा होगा नदियां क्या होती है, धीरे हमेशा निरंतर प्रभावित होती रहती है। और अगर नदियों के बाद अगर सेकंड अलवणीय स्रोत में अगर किसी का ज्यादा है तो वो है बरसाती पानी। आपने देखा होगा बरसात जब भी होती है तो कुछ ऐसे स्रोत बन जाते हैं जिसमें क्या होता है, कुछ समय तक पानी रहता है, क्योंकि इकट्ठा रहता है, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता है फिर वो पानी भाप बढ़ के उठ जाता है। अर्थात सबसे पहला नदी एक स्रोत है, फिर उसके बाद तालाब कह लीजिए या बरसात का जो पानी वाला वो कह लीजिए,
विभिन्न प्रकार के जीव क्या करते हैं इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखिए अलवणीय जो क्षेत्र होता है, अगर उससे पहले अगर मैं जीव की बात करूं कि जो जीव एक श्रृंखला पाई जाती है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जीवों की जो श्रृंखला की बात करूं तो सबसे पहले आते हैं उत्पादन। हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं। देखिए ये सारे कनेक्टिंग लिंक्स हैं। अगर अलवणीय क्षेत्र कह लीजिए, स्तरीय क्षेत्र कह लीजिए, लवणीय क्षेत्र कह लीजिए, तो वह हमेशा उत्पादक होंगे। ये नहीं है कि किसी क्षेत्र में, अर्थात ये जो टॉपिक है उत्पादन, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और लास्ट में वितरक, अर्थात यहाँ पर ये सभी जगह ये जीव पाए जाएंगे। अब अपन को पता उत्पादक है पेड़ पौधे के लिए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इसको पढ़ चुके हैं, मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। ये सभी प्रकार के क्षेत्रों में क्या होंगे, ये पाए जाएंगे। अब इसके बाद आता है अलवणीय जल की जो मुख्य अलवणीय क्षेत्र के लक्षण क्या होते हैं। तो अगर इनमें सबसे बड़ी बात करूं तो इसमें लवण की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। अगर बेसिक बात करूं तो अलवणीय क्षेत्र में क्या होता है, लवण की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती है। और उसके बाद यहाँ पर तापक्रम है वो निरंतर क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। अर्थात कभी तो तापमान एकदम कम होगा, कभी एकदम तापमान ज्यादा होगा। अर्थात सेकंड जो पॉइंट है, तापमान भी क्या है, यहाँ परिवर्तन होता रहता है। और जो प्रकाश है, देखिए सबसे जो लक्षण में पहला क्या है, तो आप कह लीजिए इसको, अगर तीसरे प्रकाश की बात करें तो हम कह सकते हैं प्रकाश के अंदर यहाँ प्रकाश भी क्या है, उचित मात्रा में उपस्थित होता है। अगर बेसिकली बात करें तो प्रकाश जो है वो इस क्षेत्र में, अर्थात अगर पानी बिल्कुल साफ है तो प्रकाश को नदियां क्या होती है, निश्चित स्तर तक ही बहती है। और समुद्र तो क्या काफी डीप सी एलिवेशन तक फैला हुआ है। अब अपन जानते हैं नदियां जो होती है वो एक स्तर तक फैलती है। अर्थात जो प्रकाश होता है अगर बिल्कुल पानी साफ है तो नीचे तक पहुंचता है, अर्थात प्रकाश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। लेकिन अगर पानी गंदा है तो कई बार प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता। उसके बाद नेक्स्ट गैस है, अर्थात इस नदियों की जल होता है उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो प्रचुर रूप से पाई जाती है। और चूंकि पानी निरंतर बहता रहता है, इसीलिए ऑक्सीजन भी क्या होती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके साथ ही जो अलवणीय भोजन होता है वो भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसी भी हम इनके बेसिक लक्षण पढ़ रहे हैं। अब हम इसके एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। अब अपन आवास के सारे सिंपल से पॉइंटों को पढ़ लेते हैं कि आवास वह स्थान होता है जहाँ जंतु निवास करके अपनी क्या करता है, समुदाय की वृद्धि करता है। अर्थात ऐसा स्थान जहाँ जंतु क्या होता है, निवास करता है, अपनी समुदाय की क्या करेगा, वृद्धि करेगा। अब आवास हमेशा पता है दो प्रकार, स्तरीय स्तरीय आवास। उसके बाद है आवास का सामान्य अर्थ होता है वह स्थान जहाँ क्या होता है, आवास का अगर एक वन वर्ड में अर्थ कहूँ तो आवास वह स्थान होता है जहाँ जीव क्या करता है, हमेशा निवास करता है। एक वैज्ञानिक थे क्लीमेंट्स एंड सेल्फोर्ड ने हमें परिभाषा दी, जिन्होंने कहा था आवास भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का, अर्थात भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का एक विशेष समुच्चय है जो किसी प्रजाति के समूह का निर्माण करती है। अब देखिए यहाँ आवास भौतिक, देखिए भौतिक जो कारक होते हैं विशेष तौर से जलवायु कह दीजिए, तापमान कह दीजिए, आर्द्रता कह दीजिए, प्रकाश कह दीजिए, मिट्टी कह दीजिए, जो भी भौतिक कारक है। क्योंकि देखिए किसी भी जीव को अगर रहना है, अगर अपने आप को बनाए रखना है तो उसे भौतिक कारक है और रासायनिक कारक है, इसको क्या होगा, उससे एक संबंध बनाए रखना पड़ेगा। देखिए कोई भी जीव है, अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूँ, एक जीव अगर एक स्थान पे रह रहा है तो उसे वहां की परिस्थितियों को सहना पड़ रहा है। अब जब वो परिस्थितियों को सह रहा है, इसका मतलब क्या है, वो उस जगह की भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों से क्या कर रहा है, एक संबंध स्थापित कर रहा है, समुच्चय बना रहा है, सेट बना रहा है, जिस जो किसी प्रजाति की क्या करती है, इसे निर्माण करेगी। अर्थात कोई भी जीव जिस स्थान पर रह रहा है, अगर वो कहीं उस स्थान पर कहीं 7 दिनों से रह रहा है, इसका मतलब उसने उस कंडीशन को सहन कर लिया, सीख लिया है। अगर नहीं कर पाएगा वो जीव नहीं रह पाएगा। तो भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का एक समुच्चय है जो प्रजाति क्या करती है, निर्माण करती है। अब देखिए पृथ्वी का जितना भी पूरा क्षेत्र है, पारितंत्र कह लीजिए, इकोसिस्टम कह लीजिए, अपन उसको 2 भागों में विभाजित करना था। पूरी पृथ्वी को अगर जीवों के अकॉर्डिंग विभाजित करो तो मुझे 2 क्षेत्र मिलेंगे, एक मिलेगा स्तरीय भूभाग, एक मिलेगा जलीय भूभाग। स्तरीय क्षेत्र कौन सा है, जिसमें सामान्यतः जीव रहे, स्थल वाले भूभाग को स्तरीय क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है जलीय क्षेत्र। देखिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लगभग 75% से भी ज्यादा जो क्षेत्र है वो है जलीय, और जलीय जो क्षेत्र है विशेष तौर से जलीय जो क्षेत्र है
खारे पानी के रूप में। अब आपको पता है खारे पानी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है समुद्र। आपने देखा होगा समुद्र के अंदर इतने सारे जीव रहते हैं कि जिनकी आज तक अभी तक भी सारे जीवों की खोज करना असंभव, क्योंकि समुद्र के ऊपरी क्षेत्र में रहने वाले जीवों को तो अपन खोज सकते हैं, लेकिन डीप सी एडेप्टेशन अर्थात गहराई में रहने वाले जीवों की खोज करना संभव नहीं, क्योंकि जितना नीचे जाता है हमारा प्रेशर बढ़ता है और आप वो परिवर्तन के कारण जीवों की पहचान कर पाना, आइडेंटिफिकेशन कर पाना संभव नहीं होता है। तो दो भागों में बांटा जाता है, स्तरीय और जलीय। अब जलीय क्षेत्र है दो भागों में, क्योंकि जलीय दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अलवणीय, एक होता है लवणीय। अलवणीय क्षेत्र वो होता है जिसमें लवण की मात्रा लगभग नगण्य होती है, बहुत कम होती है। अर्थात अपन नदी देखी होगी, आपने नदी का पानी के साथ आपने से कुछ विद्यार्थी समुद्र किनारे गए होंगे तो आपने देखा होगा नदी का जो हमारा विशेष घरेलू पानी आता है, गर्म पानी आ रहा है, अपन उसको पी सकते हैं। लेकिन अगर समुद्र के पानी की बात करें तो उसको अपन पी नहीं सकते, क्योंकि उसमें इतना सारा नमक है तो अपन उसको पी नहीं सकते। तो लवणीय क्षेत्र कौन सा जिसमें लवण की मात्रा कम होती है? अलवणीय मतलब नमक की मात्रा कम, लवणीय क्षेत्र मतलब नमक की मात्रा या लवण की मात्रा ज्यादा होती है। उसके बाद आता है सामान्य जितनी पृथ्वी उसमें 3 प्रकार के समुदाय समुदाय पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है उत्पादक। अपन पढ़ चुके हैं, वैसे आपको पॉइंट बार समझा रहा हूँ, बार बार हर चीज देखना संभव नहीं होता। उत्पादक क्या है? वह जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात अपने आप को बनाए रखते हैं। अब उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, आपको पहले बता चुका हूँ। फर्स्ट है प्राथमिक उपभोक्ता, सेकंड है द्वितीय उपभोक्ता और थर्ड है तृतीय उपभोक्ता। अब देखिए उस प्राथमिक उपभोक्ता में सामान्य शाकाहारी जीव आते हैं, जो क्या करते हैं ज्यादातर, अगर सामान्य स्तरीय चयन की बात करूं तो जो उत्पादों को खाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता वो होते हैं जो क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, विशेष तौर से मांसाहारी जीव। और कुछ बड़े मांसाहारी जीव तृतीय उपभोक्ता में आते हैं, जो द्वितीय उपभोक्ता को या प्रथम उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। एक चेन चल रही है, फूड चेन चल रही है, उत्पादक से प्राथमिक, प्राथमिक से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय। और जब किसी जीव की मौत होती है, मृत्यु होती है, तो हमें सब पता है विक्टर क्या होते हैं, विशेष प्रकार के जीव होते हैं जो क्या करते हैं, उसके शरीर को क्या करते हैं, विकसित करके उसके आवश्यक पदार्थ उसको मिट्टी मिला देते हैं और मिट्टी को क्या करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। अर्थात हम ये चीज पढ़ चुके हैं, उत्पादन, उपभोक्ता, विकटर, अपन इसको नॉर्मली समझेंगे। अब हमारा जो पहला टॉपिक आएगा वो आएगा अलवणीय क्षेत्र। अर्थात अलवणीय क्षेत्र की क्या विशेषता, तो अपने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब अपना टॉपिक आएगा अलवणीय क्षेत्र क्या होता है, क्या इसकी विशेषता होती है, क्या इसके कारण है अलवणीय क्षेत्र को अपन ज्यादा जीव रह रहे हैं, किस कारण से जीव रहते हैं। अब अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हमारा पहला जो टॉपिक है अपन पॉइंट वाइज समझेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं है। अलवणीय क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र जिसके में क्या हो, लवण की मात्रा क्या हो, अर्थात रेडिएशन की मात्रा क्या हो, कम हो, अलवणीय क्षेत्र कहलाता है। अब अपन को पता है इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो इसके मुख्य स्रोत है नदी है, तालाब है, झीलें हैं, मंद प्रवाही स्रोत, कुछ बरसाती नदियां होती है जो बरसात के समय बहती है, आप वो भी कह सकते हो, वो इसके मुख्य स्रोत होते हैं। अब देखिए अलवणीय क्षेत्र के लक्षण क्या है। देखिए अलवणीय क्षेत्र का सबसे जो पहला मुख्य लक्षण है कि इसके जल में क्या होती है, लवण की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अब देखिए लवण की मात्रा इसके क्षेत्र में क्या है, सबसे क्या है, कम है। अब इसके साथ में इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है, इसमें लवण की मात्रा तो कम ही है और अलग अलग स्थानों पर लवण की मात्रा होती है वो परिवर्तनशील होती है, क्योंकि समुद्र के जल में आप अलग अलग जगह जाएंगे तो वहां लवण की मात्रा क्या होगी, परिवर्तनशील होगी। इसके साथ ही इस जल में और कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, गुलित अवस्था में रहते हैं, और जिससे क्या होता है कि जो भी आवश्यक पदार्थ होते हैं वो भी क्या होगा, इस जल में पाए जाते हैं। लेकिन देखिए इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि आप इसके प्रत्येक स्थान पर इसमें कोई भी आप यदि लवण के लीजिए, कार्बनिक पदार्थ के लिए, उसकी मात्रा हमेशा परिवर्तनशील रहता है। इसमें जो भी पदार्थ पाए जाएंगे वो हर जगह, हर स्थान पर उसकी मात्रा में क्या होगी, परिवर्तनशील होगी। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, परिवर्तनशील। देखिए सेकंड क्या है, तापक्रम का कम या अधिक होना। देखिए सामान्य बात हो तो आपने देखा होगा कि नदी का जो तापक्रम होता है लगभग स्थिर, लेकिन जब सर्दियों के मौसम आते हैं तो कुछ
कुछ ऐसे सर्दियों के मौसम में क्या होता है टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है, उस कारण क्या होता है तापमान या तो बहुत कम और गर्मियों में क्या होता है बहुत अधिक हो जाता है। तो देखिए कुछ ऐसे जीव होते हैं असमतापी कहते हैं, ज्यादातर जीव असमतापी प्रकार के अर्थात ऐसे टेम्परेचर को क्या कहते हैं टेम्परेचर बहुत कम जा रहा है माइनस तक पहुंचने पर या 0 डिग्री जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा प्रत्येक जीव इस तापमान को सहन नहीं कर पाएगा, तो जीव क्या करेगा उस स्थान को छोड़ के किसी दूसरे स्थान की ओर गमन करेगा। अर्थात जैसे टेम्परेचर घट रहा है तो वहां जीवों की संख्या हमेशा क्या होगी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अर्थात तापमान का कम या अधिक होना, अगर बात करें तो तापमान में क्या है हमेशा क्या होगा कम होगा या अधिक होगा, क्योंकि तापमान में निरंतर परिवर्तनशील है। क्योंकि अगर आपको पता होगा दोपहर में कम टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, शाम के समय कम होता है। अर्थात कई ऐसे क्षेत्र बर्फीले प्रदेश के क्षेत्र जहाँ नदियों का टेम्परेचर सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, तो वहां पर जीवों जो भी रह रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा तापमान जो उतार चढ़ाव है उसको क्या करना पड़ेगा सहना पड़ेगा। तो सेकंड जो पॉइंट है वो है तापमान का कम होना। थर्ड है प्रकाश। देखिए स्वच्छ जल में प्रकाश की विघटन क्षमता क्या होती है सबसे ज्यादा होती है, अर्थात प्रकाश क्योंकि नदी इस स्तर तक ही बहती है, क्योंकि समुद्र तो बहुत गहरा आपने पढ़ रखा है, लेकिन क्या है नदी एक स्तर तक बहती है और उसकी विघटन क्षमता प्रकाश की सबसे तेज होती है, अर्थात प्रकाश नदी के पहले तक भी क्या होता है पहुंच जाता है। लेकिन आपको पता है कि सभी जगह स्वच्छ जल ये संभव नहीं, कई नदियां ऐसी होती है जो दूषित हो जाती है। आपका अपने पर्यावरण प्रदूषण पड़ा होगा, आपने देखा होगा औद्योगिक संसाधन अपने कूड़ा करकट हो क्या करते हैं नदियों प्रवाहित होता क्या है, इस कारण क्या होता है नदी का जो जल होता है वो स्वच्छ नहीं होता था, दूषित होता है, मटमैला कह दीजिए गंदा कह दीजिए। अब जब जल गंदा है तो क्या होगा प्रकाश है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा। अब जब प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कुछ ऐसे जीव होते हैं जो प्रकाश के कारण ही, जैसे प्रोटोप्लाज्म के सदस्य कह दीजिए आप देखेंगे जो प्रकाश के कारण ही व्यक्ति कर रहे हैं, अर्थात प्रकाश जो होता है वो एक निश्चित मात्रा तक उपलब्ध रहेगा। लेकिन अगर पानी स्वच्छ है तो प्रकाश पहले तक उपस्थित है अर्थात गहरे गिर जाएगा, लेकिन अगर पानी गंदा है मटमैला है तो प्रकाश का निश्चित दूरी तक ही रहेगा। तीसरा पॉइंट जो क्या है प्रकाश। चौथा गैस है। देखिए अगर वापस स्पष्ट आपको पता है कि समुद्र का जो नदी का जल है अगर एक निश्चित स्तर तक है तो वहां क्या होगा दो तरह के जीव पाएंगे, एक तो जीव है सेकंड है पेड़ पौधे। अब आपको पता है दोनों को ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड और जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता, अर्थात एक निश्चित स्तर तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तो गहराई में जाने से पता है कि गहराई में जाने से ऑक्सीजन क्या होती है कम होती है। अब क्योंकि हम जितने गहराई में जा रहे हैं क्योंकि अर्थात जितनी तालाब गहरा होगा वहां क्या होगी हमेशा ऑक्सीजन कम होगी, और अगर नदी की बात करें तो वहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है दोनों उपलब्ध मात्रा में उपलब्ध रहेंगे। अर्थात जैसे क्या जीव है क्योंकि जीवों को वृद्धि करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अर्थात ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहेगी तो जीव क्या करेंगे वृद्धि करेंगे। उसके बाद लास्ट पोषण। देखिए पोषण क्या है भोजन, अगर मैं पोषण कहूँ भोजन कहूँ तो एक ही चीज है न्यूट्रिशन, अर्थात जीवों को वृद्धि करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अपन को पता होता है उत्पादक को कुछ जीव खाते हैं उसके बाद उपभोक्ता उनका भक्षण करता है, अर्थात एक शाकाहारी और मांसाहारी जीवों की चयन होती है वो इसमें पाई जाती है। अर्थात कुछ ऐसे जीव होते हैं जो उत्पादक को खाते हैं फिर उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय और तृतीय, अर्थात पोषण है वो प्रचुर मात्रा, अर्थात जितना भोजन उतना अच्छी मात्रा में रहेगा उपलब्ध रहेगा वहां जीव क्या होंगे संख्या में ज्यादा। मैं कह सकता हूँ संख्या में ज्यादा, अर्थात भोजन कम है वहां जीव क्या होंगे संख्या में हमेशा कम। तो हम कहने का मतलब क्या है अलवणीय क्षेत्र की जो 5 मुख्य विशेषता है इन 5 ही विशेषताओं के कारण अलवणीय क्षेत्र में जीव पाए जाते हैं। इनमें से कोई एक या दो विशेषताओं में लक्षण में कमी हो जाए तो जीवों का रहना संभव नहीं है। पहला लक्षण कौन सा है कम लवणता का होना, सेकंड है तापक्रम का कम या अधिक होना, थर्ड है प्रकाश, चौथा है गैस और है 5वां है पोषण। देखिए अगर मैं अलवणीय क्षेत्र की बात करूं तो अलवणीय क्षेत्र में अगर मैं उत्पादक की बात करूं तो मुख्यतः शैवाल होता है, लेकिन इसके साथ में कुछ अन्य जीव पाए अन्य पेड़ पौधे पाए जाते हैं और इसके साथ में कुछ जीव पाए जाते हैं, क्योंकि अपने जूलॉजी पढ़ रहे हैं अपन को बेसिकली जीवों के बारे में पढ़ना है। देखिए एक स्वच्छ जलीय क्षेत्र में 5 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ये हमारे एक नंबर का क्वेश्चन आता है। अपन बेसिक ऐसे पढ़ लेते हैं मछली पाई जाएगी प्रोटोजोआ पाए जा रहे हैं, लेकिन 5 अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं जिनको हम अलग अलग कैटेगरियों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहला है बेंथोस। देखिए बेंथोस वह जीव होते हैं
जो धरातल, जो नदी की जो धरातल है, अलवणीय क्षेत्र का धरातल है, उस या तो उसकी सतह पर रहेंगे या आप क्या होंगे, धरातल पर चिपके रहेंगे। तो बेंथोस क्या है, धरातल, बेंथोस सामान्य, बेंथोस क्या है, सामान्य हुआ जीव है जो धरातल पर चिपका रहेगा या उस पर रहने वाले जो जीव होंगे उसको हम क्या कहेंगे, बेंथोस कहते हैं। हमारे 1 नंबर के प्रश्न है, डेफिनेशन कई बार आई है, बेंथोस क्या होता है, नेक्टोन क्या होता है, आप उनको याद रखिएगा 1 नंबर के। सेकंड आता है पेरिफाइटोन। पेरिफाइटोन क्या होता है, देखिए अपन को पता है अलवणीय जल के स्रोत होते हैं, उनमें कई जगह जलीय पौधे भी पाए जाते हैं, अर्थात जो पेरिफाइटोन होते हैं वो जलीय पौधे, उन तलों पर पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पेरिफाइट। अर्थात जलीय जो पौधा है उसके तने कह दो या उसकी पत्तियों पर जो रहने वाले जीव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पेरिफाइटोन कहते हैं। उसके बाद आता है प्लैंक्टन। देखिए प्लैंक्टन और नेक्टोन आप ये दो चीज पढ़ रहे हैं, अब दोनों में क्या है, तैरने वाले जीव है, लेकिन दोनों में लास्ट लाइन के अंदर सबसे बड़ा अंतर है। देखिए प्लैंक्टन क्या होता है, तैरने वाले जीव है, लेकिन वो क्या है, जल धाराओं के साथ तैरेगा, अर्थात जल धारा स्थिर है तो वो अपनी जगह स्थिर है, जल धारा निरंतर जिस दिशा में जल धारा रहेगी उसी दिशा में क्या होगा, प्लैंक्टन तैरेगा। लेकिन नेक्टोन क्या होते हैं, वह जीव होते हैं जो तैर तो स्वतंत्र रहे लेकिन अपनी इच्छा से, अर्थात वो अपनी इच्छा से किसी भी दिशा में जा सकते हैं, लेकिन प्लैंक्टन जो जीव होते हैं वो अपनी इच्छा से किसी दिशा में नहीं जा सकते, वो किस दिशा में जाएंगे, उस जिस दिशा में जल धारा बहेगी, अर्थात धारा, अपन ज्यादा धारा एक वेव के रूप में, करंट के रूप में बहती है, अर्थात जिस दिशा में जल धारा बह रही है, जिस और जल धारा जा रही है उसी दिशा में हमेशा प्लैंक्टन तैरेंगे। और नेक्टोन क्या है, अपनी इच्छा से तैरेंगे। इसलिए प्लैंक्टन और नेक्टोन दोनों ही उनको थोड़ा डिस्कस करता है कि या सोचने मजबूर करता है कि दोनों में क्या हो गया, कई बार अपन गलत उत्तर चेंज कर लेते हैं। तो प्लैंक्टन क्या है, प्लैंक्टन वो जीव है जो तैरता तो है लेकिन धाराओं पर निर्भर करता है, धारा जिस दिशा में तैरेगी उस दिशा में वो तैरेगा। और नेक्टोन क्या है, तैरने वाला जीव लेकिन अपनी इच्छा से जिस दिशा में चाहे वो तैर सकता है। और न्यूट्रॉन आते हैं, वह जीव होते हैं जो जल की सतह पर क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले। अब इनमें जो जो जीव होते हैं उनको कैरेक्टर डिवाइड करते हैं। आपको बताया अलवणीय क्षेत्र में 5 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। बेंथोस धरातल पर रहने वाले, धरातल पर चिपके रहने वाले जीव पाए जाते हैं। सेकंड है पेरिफाइटोन, जलीय पौधों के तनों या उनकी जो पत्तियां होती है उस पर रहने वाले जीव होते हैं। प्लैंक्टन क्या है, तैरने वाले जीव, लेकिन क्या है, प्रचलन है, वो धाराओं पर निर्भर है। तैरना, प्रचलन को कहते हैं तैरना, गति करना। प्रचलन को आप गति कह लीजिए, मूवमेंट कह लीजिए, वो क्या करेगा, धाराओं पर निर्भर करेगा। और नेक्टोन क्या है, तैरने वाले जीव जो अपनी इच्छा से नहीं भी आ जा सकते हैं। और न्यूट्रॉन क्या है, जो सतह पर तैर सकते हैं। तो आज जो हमारी जो क्लास की बेसिकली उसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले आवास क्या होता है, कि आवास जिसमें कोई भी जीव क्या होता है, हमेशा निवास करता है। उसके बाद हमने बेसिकली 2 क्षेत्र बांटे, स्थलीय और जलीय। स्थलीय क्षेत्र हो गया, उसके बाद जलीय क्षेत्र को हमने 2 क्षेत्रों और बांटा, अलवणीय और लवणीय। अलवणीय हो जहां जो लवणता कम हो, लवणीय हो लवणता ज्यादा हो। अलवणीय, फिर हमने अलवणीय क्षेत्र के बारे में पॉइंट बताया, तो यहाँ तापक्रम भी अच्छा होता है, तापक्रम कम या अधिक होता है, प्रकाश होता है, लवण की मात्रा कम है, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा